जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, यस, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है ना, स्टैंडर्ड 12 बीए आईएमपी क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। और आज तो मजा का दिन है, पता नहीं सुबह से क्या कर रहा हूं मैं। वो यहाँ पे ना एक मैरिज है ना, कौन सी कास्ट का मैरिज है वो बोलेंगे नहीं तो फिर उसके बाद में आप बोलोगे कास्टिज्म टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब 7 दिन से ढोल बजा रहे हैं भाई, कंटाल गया मैं तो इन लोगों से। ढोल क्या, ढोल के साथ थाली भी बजा रहा है, ढोल का आवाज कम आ रहा है, थाली का आवाज ज्यादा आ रहा है। नॉनसेंस, ठीक है चलता है, शादी तो शादी होती है, मेरी भी होती है। तो वो सहनाई बजा रहे थे पीपुड़ी सुबह से। वो मेरी शादी में क्या हुआ था, वो मतलब चचा आए थे तो चचा को क्या बोला, मतलब पीपुड़ी बजाओ आपको 500 रुपये मिलेगा। अभी चाचा 10-10 मिनट में बंद हो जाते थे। तो बोला इसका क्या करना है, तो मेरे भाई ने बोला इसको पोटली ला के पिलाओ। तो भाई साहब एक पोटली पिलाई, उसके बाद में 15 मिनट बजाया, फिर वापस शांत हो गया। बोला अब इसका क्या करने का, बोले दूसरी पिलाओ। तो सुबह से शाम तक पिलाते गए बजाते गए। इनका अलग से चलता है, मतलब ठीक है ना, शादी का माहौल होता है, बजना ही चाहिए ढोल, सबकी शादी में बजना चाहिए, सबकी शादी होनी चाहिए। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है ना। हम आज पढ़ने वाले हैं ऑन डिमांड। देखो अभी है ना एग्जाम का टाइम है, हम अप्रैल के बाद मतलब फुल कोर्स डालेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी ऑन डिमांड चल रहा है। तो ये मनीष प्रजापति का रिक्वेस्ट है, ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ मनीष प्रजापति, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ अभी 5 मार्कर्स चल रहे हैं, और बेसिकली कोई भी 5 मार्कर का रिक्वेस्ट है ना आपका, तो इकोनॉमिक्स और बीए में कमेंट सेक्शन में डालो, आपका कवर करवा देंगे। और अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स में किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आपको रिक्वायरमेंट है ना, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी मिलेगी। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, यस यस वी कैन डू इट, यस यस, कमेंट सेक्शन में लिखने का, ठीक है ना, ऐसे चिल्ला के लिखने का, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आपको पता है ना, अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियोस देखे तो आपको पता है कि हम कैसे जाते हैं। पहले मोटे मोटे तौर के ऊपर ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद में बैंग ऑन टारगेट, लाइन टू लाइन जाते हैं। तो मतलब वो क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए कुछ बाकी रहता ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है आपके पेपर में सिग्मा सर आके लिख के गए, ठीक है ना, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, फाइन। सबसे पहले तो अब व्हाट एवर काइंड ऑफ योर बिजनेस, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करते हो, है ना। जैसे व्हाट, हमें क्या, हमारा हेतु क्या है, हम समाज को क्या देना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम घंटी के बिजनेस में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, घंटी समझते हो ना, वो सिल्वर लाइन आटा चक्की का हमने एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। जो आटा, मतलब आटा नहीं है, हम बोलते हैं कि लोट दड़ाने जई रही है, गुजराती में बोले, वो लोट तो बाद में होता है, हम गेहूं को मतलब पिसाने जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो गेहूं पीसते हैं, लोट नहीं पीसता है, लोट तो बाई प्रोडक्ट है, वो मतलब आखिरी में जो मिलता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें घंटी के बिजनेस में जाना है, ठीक है ना। घंटी मतलब वो आटा चक्की, ठीक है, समझ रहे हो। अब चलो ये आपने ऑब्जेक्टिव तय कर दिया मोटे मोटे तौर के ऊपर कि हमें किस में जाना है। हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि घंटी के बिजनेस में जाना है। अब यार घंटी का बिजनेस करे तो सही, ठीक है, अब ये घंटी का प्रोडक्शन कर रहा है ना, क्या हमारी औकात प्रोडक्शन की है, या तो फिर किसी ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड आइटम है वहां से खरीद के आके वो मतलब हल्का सा मार्जिन लेके बेच दे। मतलब ट्रेडर बनना है, व्यापारी बनना है, उसमें भी होलसेलर बनना है, या तो फिर रिटेलर बनना है, बड़े बड़े तौर के ऊपर परचेज एंड सेल करना है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव आपका तय होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट यू आर गोइंग टू डीलिंग, समझ रहे हो। फिर ये अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव तय हो गया, ठीक है ना, तो क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, वो भी बड़ा महत्व का है। ये इसके बाद में आता है, जैसे हमारी एक लड़की है, स्टूडेंट है, वो बोलते हैं ऊपर नीचे लिखते हैं तो चलता है सर, इस आंसर में नहीं चलेगा, इसमें एक के बाद एक आता है। इस पर्टिकुलर आंसर में जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है ना, ठीक है ना, वो मानसी सांकला को बता देना, है ना। वीडियो देखेगी तो अच्छी बात है, समझ रहे हो, नहीं तो उसको बता देना इस पर्टिकुलर आंसर में ऊपर नीचे नहीं चलेगा ब्रदर। ये में इसमें 1 बाय 1 जाता है। एक बार आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए ना, उसके बाद में आपको आपका प्लानिंग प्रीमाइसिस मतलब उसका बेस तय करना पड़ेगा। उसके बेस के लिए मेरे वर्ड्स को अभी सुन लेना, मैं बताऊंगा कि वो जो हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर 10 मिनट के लिए हमने जो भाषण दिया था ना, उसमें ये वर्ड्स मैंने यूज किए थे। यहां पे फोरकास्टिंग करना पड़ता है। अब फोरकास्टिंग जो है ना, वो फोरकास्टिंग डिफरेंट एजम्पशंस को लेके हमारे पास अलग अलग एजम्पशंस होंगे। पहले हम उसको क्लासिफाई करेंगे एजम्पशंस को, उसके बाद में, वो आपकी बुक में नहीं लिखा है, रियल जो क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसिस है ना, उसका रियल मीनिंग ऐसा होता है, हम बहुत सारे एजम्पशंस के ऊपर जाते हैं कि हम इन्हें ये एज्यूम किया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो देयर विल बी सो मेनी ऑप्शंस, है ना, एजम्पशंस। उसमें हम एक ही चीज को पकड़ के फोरकास्टिंग के, हम इसको पकड़ते तो फिर ये हमने फोरकास्टिंग कर दिया आखिरी में। तो एजम्पशन और फोरकास्टिंग साथ में चलता है। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को हम एकदम रिलेट कर दिए, ठीक है ना।
उसके बाद में देखो यार ये वर्ड आ गया है ना, बीए का फर्स्ट, ये बीए का जो बुक है ना उसके फर्स्ट 7 चैप्टर में ऐसा बोल देता हूं कि एक क्वेश्चन कर लो ना तो सब क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो अगर किसी ने मेरा कल वाला दूसरा वाला वीडियो देखा है ना, जो भी मनीष प्रजापति के रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया था, ठीक है ना, क्या था वो, लिमिटेशन वाला था, उसके अंदर मैंने इंफॉर्मेशन को डेटा से कनेक्ट किया था। अब इंफॉर्मेशन की जब भी बात आए ना, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके लिए तो पहले आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, कलेक्शन, एनालिसिस, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ये लाइन लिखनी है आपको, कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम उसके बाद में क्या, एक इंटरप्रिटेशन में आखिरी में कोई इंटरप्रिटेशन देना है, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान हो सकता है, अल्टरनेटिव प्लान, दूसरा कोई प्लान हो सकता है, ठीक है ना। फिर ये जो अल्टरनेटिव प्लान है उसका इवेल्युएशन करो अगर कोई है तो, ठीक है ना। फिर सिलेक्शन ऑफ द, अगर कोई इवेल्युएशन कर रहे हैं उसके बाद में बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद में फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान, ऊपर से मोटे मोटे तौर के ऊपर हम ले रहे हैं इसको, ठीक है ना। व्हाट डू वी मीन बाय, सर अल्टरनेटिव आपने डिटेल में नहीं पढ़ाया यार, अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेटिव, सब्सिडियरी प्लान मतलब क्या, बच्चों को जहां पे मेजर प्रॉब्लम होता है ना वो मैं हाईलाइट करता हूं, उसके बाद में लाइन टू लाइन पढ़ ही रहे, ठीक है ना। सब्सिडियरी प्लान मतलब क्या, आपकी बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये जो सिल्वर लाइन आटा चक्की है ना, उसके अंदर हमने सोचा कि ऐसे सिल्वर लाइन आटा चक्की हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक मोटर लगती है, क्या ये मोटर का भी प्रोडक्शन हमें करना है या किसी और से मंगवाना है, तो ये हो गया सब्सिडियरी प्लान। पहले वाला मेजर प्लान क्या था, सिल्वर लाइन आटा चक्की बनाना, क्या बनाना, सिल्वर लाइन आटा चक्की बनाना। सब्सिडियरी प्लान क्या हो गया, सब्सिडियरी प्लान हो गया इसके अंदर जो मोटर का यूज होना है, क्या मोटर भी हम खुद बनाएंगे, सिल्वर लाइन कंपनी जो खुद है वो खुद बनाएगी ना, वो क्या करेगी, किसी और से लेके आ गए, तो एक सब्सिडियरी प्लान का एक हिस्सा हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ, पहले तो सब्सिडियरी प्लान को हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है और उसके बाद में हम फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन कर देंगे, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है ना, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और प्लानिंग की लिमिटेशंस में आखिरी वाली लाइन क्या थी, प्लानिंग की लिमिटेशंस में आपको मतलब नेगेटिव बातें बताई गई, फिर आखिरी में बोला प्लानिंग तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए प्लानिंग तो करना पड़ेगा। तो हमने ये मोटे तौर के ऊपर, है ना, देखो जब भी सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ऐसे कलर करता है ना, वीडियो बनाता है ना, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे हमारे ट्यूशन का सिंबल होता है। बट मैं आपको बता दूं, बहुत स्पीडी रिकमेंडेशंस के ऊपर हम आपके वीडियोस बना रहे हैं, है ना। ये बीच में टाइम निकाल के, सुबह से लेक्चर ले रहा हूँ, थक चुका हूँ, पानी भी नहीं पिया है, और मतलब नाश्ता तो भूल ही जाओ, और बुखार भी था मेरे को कल, और बीच में जैसे टाइम मिल रहा है ना, तो मनीष ने बोला तो मैं बीच में वीडियोस बना रहा हूँ। तो हमारा सिंबल डालना भूल गया, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, वाओ, यू आर विथ अ ग्रेट टीम, समझ रहे हो। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, एक अमन प्रजापति है, तगड़े वीडियोस बनाता है, ठीक है ना। देखो मैंने धारा राठौड़ और निकिता प्रजापति से पहले उनका नाम ले लिया, है ना। रिस्पेक्ट बंदे के कमिटमेंट से आती है, जैसे काम करता है ना वैसे रिस्पेक्ट मिलती है ना, समझ रहे हो। सबका ऐसे दुनिया में है, लोगों को हासिल बहुत कुछ करना है, लेकिन काम के तौर पर कुछ नहीं करना है। 10 बजे उठना है बेटा, कुल मिला के, है ना, थोड़ा नहाया धोया, कुछ लोग तो नहाना भी पसंद नहीं करते, ठीक है ना। उसके बाद में मतलब थोड़ा पीड़ा खा पिया लिया, वापस लेट गए, मोबाइल मचेड़ लिया, इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली। देखो जो लोग कुछ जीवन में आगे कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ को थोड़ा फॉलो करो। इफ यू वांट टू अचीव ग्रेट हाइट्स, यू हैव टू वर्क ग्रेट। अगर ग्रेट महान थिंग्स करोगे तो आपको रिजल्ट महान मिलेंगे, और यहाँ पे कोई भी इंफीरियर नहीं है। हमारा सबसे पहला मोटो होता है किसी भी स्टूडेंट्स को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं देने का। यहाँ पे सभी 99% लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है कि यार ये मेरी कैपेसिटी के बाहर का है। क्यों? पहले अपनी तो कैपेसिटी ही बढ़ा दो, ठीक है ना। इतना काम करो ना कि सामने वालों को बोलने का मौका ही ना रहे, है ना। और कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, उनका काम क्या है, ठीक है ना। इतना बड़े बन जाओ कि वो कुत्ता भौंकता रहे ना, उससे आपको फर्क नहीं पड़े, आपके कान मतलब बहुत ऊपर है, आपको उसके भौंकने की आवाज ना सुनाई दे, ठीक है ना। यस, और बार्किंग डॉग्स लुक्स ब्यूटीफुल,
दैट इज, देखो बहुत ही डिफरेंट लाइन है, ये सिग्मा सर की लाइन है। हमेशा ऐसा बोला गया है बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं, ये गूगल में कहीं नहीं मिलेगा, हाँ ब्रो दिस इज माई लाइन, बार्किंग डॉग्स लुक ब्यूटीफुल, है ना, देख लेना मतलब। और ऐसे ब्यूटीफुल है तो ऐसे स्माइल भी दे देना उनके सामने, एकदम ब्यूटीफुल वाली, समझ रहे हो ना। आपको नोट डाउन करना है तो लिख दो, बार्किंग डॉग्स लुक BEAUTIFUL। ये मैं गुजराती मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे को ये स्पेलिंग मतलब कायदे से रटवाया गया था, BEAUTIFUL, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल का स्पेलिंग है, कोई टेंशन नहीं है। भौंकते कुत्ते कैसे लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है ना। वो मतलब थोड़ा जादू हो जाता है कभी कभी, क्या वो दिखता नहीं है, तो वो अभी दिखने लगा होगा आपको, मैंने पहले जब लिखा आपको दिखा नहीं, है ना। बार्किंग्स डॉग लुक ब्यूटीफुल, हमेशा भौंकते कुत्ते अच्छे लगते हैं, ठीक है। हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा काम है पढ़ना पढ़ाना, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। देखो मोटे मोटे तौर के ऊपर बात हो गई, भाषण भी हो गया, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते, लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स पकड़ के चलो क्या होगा इसके अंदर, ठीक है ना। सीरियस हो जाओ। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे हमारे नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं, है ना, ब्यूटी इज इंटेलेक्चुअल। नवजोत सिंह सिद्धू क्या बोलते हैं, ब्यूटी इज इंटेलेक्चुअल। जब उन्होंने पहली बार ये लाइन बोला ना, तो मेरे पास गूगल नहीं था, है ना। आई ट्राइड टू, मतलब वो डिक्शनरी मेरे पास जूने जमाने में ऐसे डिक्शनरी थी, ऐसे पत्ते घुमाए, ठीक है ना, फिर भी ऐसे कहीं भी मिला नहीं, क्योंकि भाई साहब क्या बोलना चाहते, बीइंग अ गुजराती मीडियम स्टूडेंट दिस वर्ड वाज वेरी नेक्स्ट लेवल टू मी। बट इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इधर से, है ना, होशियार होना, ठीक है ना। तो प्लानिंग जो होता है वो दिमाग वालों का काम है, समझ रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ मैप फॉर द फ्यूचर, ठीक है। हम प्लानिंग क्यों करते हैं, है ना। हम प्लानिंग जैसे समझो, हम टूर पे जा रहे होता है ना दूसरे दिन, तो हमारा प्लानिंग बैंग ऑन टारगेट रहता है कि अगर हमारे 5 बजे की सुबह की बस है तो 3 बजे उठ जाएंगे, हाजमा हजम ले लेंगे और पेट साफ करके ही जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 8-9 घंटा अगर बस में बैठना है तो वो बस वाले को थोड़ी ना बोलेंगे ओ भैया थोड़ा रोक दो ना, तनिक थोड़ा प्रेशर आया है, ऐसा नहीं बोल सकते बेटा, समझ रहे हो। तो हमारा प्लानिंग वो फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, कल के लिए, मतलब पास के लिए प्लान थोड़ी ना करते हैं हम, जब भी प्लान करते हैं व्हाटएवर। इसीलिए तो बोलते हैं प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, वी नीड टू प्लान फॉर एवरीथिंग। साला ऐसे टूर में जाओ तब पता चलेगा, है ना। टट्टी के लिए भी प्लान करना पड़ता है, ठीक है ना। इन विच मैनेजमेंट प्लेस वाइटल रोल, मैनेजमेंट एक महत्व का रोल अदा करता है। और फ्यूचर तो कैसा है, अनसर्टेन है। हमने इतना प्लान किया, सुबह में 5 बजे बस थी, टूर में जाना था, है ना, ठीक है ना। जाना चालू रखो, चालू है ना, इट्स ओके। मैंने क्या बोला था आखिरी में, टूर में जाना है, हाँ टूर में हमें जाना था, ठीक है ना। हमें टूर में जाना था, हमने सब कुछ प्लान कर दिया, एक बार टट्टी जाके भी आए सुबह में 4 बजे। अब जैसे ही गाड़ी में बैठे, पता नहीं हमने क्या खाया था, साला 6 बजे फिर में ऐसे गुड़ 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 चालू हो गया। फ्यूचर इज अनसर्टेन बेटा, है ना, देयर आर सो मेनी इश्यूज। और ऐसे मतलब अपने आप को भगवान मत समझो, वक्त कभी भी बदल सकता है, एम आई राइट, ठीक है ना। Therefore, decided plan is to be implemented stage wise as given below। सबसे पहले जो आपका जो डिसाइडेड प्लान है उसको स्टेज वाइज इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसको असरकारक होने के लिए, ठीक है ना। मुद्दे पर आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपका धंधा, जैसे मैंने बोला, आप करना क्या चाहते हो, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू डिसाइड द फर्स्ट स्टेप, है ना। द फर्स्ट स्टेप, अरे शब्द वर्ड्स अपने आपको फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप देखो, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप ऐसा है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज द सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है ना। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, इफ ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमिन इन प्रॉपर मैनर। अगर आपके हेतु, देखो आपकी चादर के हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। जैसे अगर अभी मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव्स रखूं, एक कंपनी की स्थापना कर दी, ठीक है ना, और उस कंपनी के मुझे 3 साल के अंदर मून के ऊपर जाना है, भाई साहब ऐसे इसको रियलिस्टिक नहीं बोलते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक वर्ड है आपके पास, क्या है, प्रैग्मेटिक, इट मींस इट हैज टू बी, योर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी रियलिस्टिक।
आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। देखो अगर आपके पास पैसा है ना, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। मैं आपको एक नए चैलेंज के बारे में बताता हूं, ठीक है ना। एक बंदा है, लेटेस्ट है, आज का तारीख है 19 जनवरी 2024। आपको सीधा गूगल पे जाना है, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको गूगल करना है, ठीक है ना, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। देखो यहां पे पैसे कमाना बड़ा आसान है, यू नीड टू हैव अ माइंड, ठीक है ना। बंदे का प्लानिंग देखो, बंदे ने एडवर्टाइजमेंट दिया कि ये एक मतलब रूम है, यहां पे एक कपल को रहना है, क्या करना है, कपल को रहना है। आई विल बी अ काइंड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक इन द अमाउंट और सो, ठीक है ना। उसको क्या बोला गया उस कपल को कि 100 दिन 100 डेज आपको उस रूम में रहना है, ठीक है ना। अब वो रूम का साइज मुझे नहीं पता है, अगर वो लोग 100 दिन तक वो कपल उस रूम में रहते हैं ना, देन दे आर गेटिंग अमाउंट में मैं प्रॉब्लमेटिक हूं, मैं बता देता हूं। यहां पे जो मैं मिस्टेक कर रहा हूं ना, कुछ वो 1 करोड़ या 4 करोड़ जैसा है ना, या तो बीच में या तो मतलब बहुत बड़े करोड़ में है, ठीक है ना। किसमें, ये जो अमाउंट है ना, दे आर गेटिंग टू स्टे इन दैट पर, अ कपल की बात है, उस रूम में रहना है कपल को, जो मैरिड कपल है उनको उस रूम में रहना है, ठीक है ना, हस्बैंड एंड वाइफ। वो समलैंगिक अलाउड नहीं है वहां पे, उसको बहुत तगड़ा सिर्फ रूम में रहना है। एंड दे आर, उनको फोन अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है वहां पे, टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर 100 दिन तक वहां पे कोई कपल रहता है, दे आर गेटिंग हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। अब आप मुझे पूछोगे इसको क्या मिला, उसने जब भी ये YouTube के ऊपर ये पूरा वाला वीडियो लॉन्च किया है ना, उसको एक दिन में 9 करोड़ व्यूज आए बेटा। कितना, एक दिन में। तो इसको क्या मिलेगा, इसको ये जो कपल जीतेगा कि नहीं जीतेगा, इफ दे आर नॉट विनिंग, है ना, 99। और वहां पे ना बहुत सारे मतलब ऐसा एक पिक्चर आ चुका है ना, हॉलीवुड में ऐसा एक पिक्चर आ चुका है, वो इतना अंदर टॉर्चर करते हैं ना आपको कि इट इज इम्पॉसिबल। जैसे उनके साथ, जैसे 7-8 दिन हो गए ना इनको साथ में रहते हुए, फिर 9वें दिन पर एक लड़की को भेज देते हैं अंदर, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कराएगी, दोनों सो रहे तो बीच में वो सोने चली जाएगी। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो उसका तो मतलब YouTube से अर्निंग शुरू हो गया। 9 करोड़ व्यूज किसको बोलते हैं, अब भी ये स्टोरी को गूगल करो जो मैंने बोला है, ठीक है ना। तो वो प्रैग्मेटिक होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। आपके जो ऑब्जेक्टिव है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, जो भी बिजनेस करना चाहते हो, उसमें प्रैग्मेटिक रहो। इफ यू आर रियलिस्टिक देन यू विल बी सक्सीड, ठीक है ना। इफ ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमिन इन प्रॉपर मैनर, आप अगर सही दिशा में ऑब्जेक्टिव्स तय करते हो, प्लानिंग बिकम्स यूजफुल टू द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, रियलिस्टिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल। कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल। फिर से पढ़ लेते हैं, इजी है, एकदम इजी है, ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। इट इज सेड दैट, ऐसा माना जाता है अगर ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर तरीके से है, इन अ प्रॉपर मैनर, प्लानिंग बिकम्स यूजफुल टू द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की टीम है उसको ये प्लानिंग बड़ा अच्छा लगता है। और यहां पे 3 ही लाइन लिखनी है, तीसरी लाइन में है आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो कैसे होने चाहिए, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या, रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल। ये वर्ड वापस ऊपर भी था, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल एकदम ऊपर था, ठीक है ना। तो जो डिटरमिनेशन जो ऑब्जेक्टिव है वो तो सबसे पहला स्टेप है, पहला वाला लाइन हो गया। दूसरी वाले लाइन में अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर है तो मैनेजमेंट को वो मदद करते। तीसरा वाला लाइन आपका क्या है, वो प्रैग्मेटिक होने चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल। एक लड़के को खांसी आ रही है, उसको हम बाहर भेज रहे हैं पानी। यप, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रोसेसेस, ठीक है ना। आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में, मानसी साकला ने जो हमें बोला था, आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा मत करना। यहां पे स्टेप बाय स्टेप जाएगा। जैसे ही आपने आपके ऑब्जेक्टिव्स को तय कर दिया, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव था, क्या था वो, न्यूमेरिक्स आप खुद बना लेना। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको मेरे न्यूमेरिक्स दे दूंगा, ठीक है ना, बट आपके खुद के होंगे तो आपको ज्यादा रहेगा। पहले वाला स्टेप आपका था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ही उसमें 3 लाइन थी, ठीक है ना, जैसे ही वो हो गया ना, आपको उसके बाद में क्या करना है, प्लानिंग प्रीमाइसिस। व्हाट डू वी मीन बाय, यहां पे आपको 2 वर्ड मतलब घिस के लिखने हैं।
प्लानिंग प्रीमाइसिस मतलब आपको एजम्पशन और फोरकास्टिंग का लाइन लिखना है, ये 2 वर्ड लिख दिया ना आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे भी करके आपको ये 2 वर्ड लिखना है, ठीक है ना। अब फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहे हो, व्हाट डू वी मीन बाय प्लानिंग प्रीमाइसिस? आफ्टर डिटरमिन यानी बेस आफ्टर डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस इज मस्ट इन प्लानिंग प्रोसेस। एज सुन एज, नेक्स्ट पहला वाला लाइन डिफॉल्ट है, एज सुन एज आपने आपके ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन कर लिया, ठीक है ना, उसके बाद में आपको क्लैरिफिकेशन, यही वाला लाइन लिख दिया है, ये इधर से ही उठाया है ना, क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसिस। तो क्लैरिफिकेशन ऑन प्लानिंग प्रीमाइसिस इज मस्ट इन प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो भी हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिफॉल्ट लाइन है, कोई डाउट है? एकदम डिफॉल्ट लाइन है। उसके बाद वाला जो लाइन है ना वो भी डिफॉल्ट लाइन है, क्योंकि ये पॉइंट पढ़ाने से पहले मैंने बोला यहां पे 2 वर्ड मुझे चाहिए, एजम्पशन एंड फोरकास्टिंग। दिस प्रीमाइसिस, इसका मतलब ही वो होता है, आप एज्यूम करो और डिफरेंट लाइंस पे चलो। मतलब बहुत सारी चीजों, मतलब फोरकास्टिंग हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट एजम्पशंस के ऊपर चलना पड़ता है, ठीक है ना। फोरकास्टिंग इज मेड आफ्टर कंसीडरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट। एजम्पशंस करते हैं ना आप, फोरकास्टिंग कब करते हो? हमारे बिजनेस के हिसाब से इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, उन सबको कंसीडरेशन, उनको सबको ध्यान में रखते हुए आप फोरकास्टिंग करते हो। ये हमारा तीसरा वाला लाइन है, ठीक है ना। पहले वाला लाइन तो डिफॉल्ट लाइन था, आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस ऐड किया मैंने। उसके बाद में आपको क्या चाहिए? क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्लानिंग प्रीमाइसिस इज मस्ट, ठीक है ना, एकदम मस्ट है, ठीक है ना। ये भी डिफॉल्ट लाइन इन प्लानिंग प्रोसेस। और दिस प्रीमाइसिस मींस, ये प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है? एजम्पशन एंड फोरकास्टिंग। अब तीसरा वाला लाइन है, फोरकास्टिंग हम कब करते हैं? फोरकास्टिंग आप इंटरनल बिजनेस यूनिट के इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करते हो, ठीक है ना। और इफ द प्रीमाइसिस आर नॉट क्लियर एंड प्रिसाइज, ये जो प्रीमाइसिस है ये बिल्कुल भी क्लियर और प्रिसाइज नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लानिंग। देखो, अगर आप वो आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का हिस्सा है, जहां पे भी वो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का हिस्सा है और वो महत्व का है, इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्लियर नहीं है तो फेलियर ऑफ प्लानिंग तो बनता ही बनता है। ये तो चौथा वाला लाइन भी डिफॉल्ट लाइन है, ठीक है ना। यहां पे मोटे तौर के ऊपर हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना। मैं आपको है ना दोनों पॉइंट्स एक बार ऊपर से वापस करवा लेता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। इट इज सेड दैट इफ ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमिन्ड इन प्रॉपर मैनर, प्लानिंग बिकम्स वेरी यूजफुल टू द मैनेजमेंट, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रैग्मेटिक, उसको कैसे होने चाहिए? प्रैग्मेटिक। इसका मतलब क्या होता है? रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल। क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसिस, आपने क्या कर दिया? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कर दिया। आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, है ना, आपका काम क्या है? क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस इज मस्ट, है ना, किसके अंदर? इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इन द प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या? आप ये जो वर्ड बोल रहे हो प्लानिंग प्रीमाइसिस, उसका मतलब ही ऐसा होता है, एजम्पशन एंड फोरकास्टिंग। दिस प्रीमाइसिस मींस एजम्पशन एंड फोरकास्टिंग। और फोरकास्टिंग हम कब करते हैं? फोरकास्टिंग हम हमारे धंधे को इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक है ना। जो फोरकास्टिंग इज मेड आफ्टर द कंसिडरेशन, ध्यान में रखते हुए, ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस, जो हमारे धंधे को असर करता है। और आखिरी वाला लाइन डिफॉल्ट लाइन है, अगर ये ठीक नहीं है ना तो फेलियर ऑफ प्लानिंग पॉसिबल है। इफ द प्रीमाइसिस आर नॉट क्लियर, अगर ये ठीक नहीं है, इफ द प्रीमाइसिस आर नॉट क्लियर देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ द प्लानिंग। देखो 7 लाइन पढ़ी अपने अब तक, 3 डिटर्मिनेशन की, उसके बाद में कौन सी वाली? क्लैरिफिकेशन की ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस। पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट था ही था, ठीक है ना। फिर क्या किया आपने? क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस किया। अब क्या करते? देखो डेटा के अंदर घुसते हैं, एकदम इजी वाला लाइन, जहां पे ये मतलब ये प्लानिंग के अंदर ये वाला लाइन आया ना, मैंने आपको 3 वर्ड सिखाए, ठीक है ना। क्या सिखाए? क्या सिखाए? देखो मैंने आपको सी सिखाया, है ना, कलेक्शन सिखाया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन। पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो डेटा, उसके बाद में उसको क्लासिफाई करते हो, है ना, उसके बाद में उसको एनालाइज करते हो और उसके बाद में उसको इंटरप्रिटेशन करते हो। पहले तो आपने क्या किया? यानी डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या? डेटा। जैसे ही एज सुन एज यू कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है? उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। उसके बाद में उसको एनालाइज करना पड़ता है,
एनालिसिस करना पड़ता है और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन। तो CAI ऐसा पकड़ के चलो, जब भी ऐसा लाइन दिखे ना आपको ये ठोकना है कि आपको क्लासिफिकेशन करना है, आपको एनालिसिस करना है, आपको इंटरप्रिटेशन करना है। जहां पे भी कलेक्शन एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन लिमिटेशंस में आया था, याद है आप लोगों को, यही सब आया था ना, ठीक है ना, लिमिटेशन, फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसिस, मैंने बोला ना मानसी सांकला का काम यहां पे नहीं चलेगा, आगे पीछे नहीं चलेगा, मुद्दे टू मुद्दे जाना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव के क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस। अब यहां पे लाइन में आगे ही आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसिस लिखा है, यहां पे इसके बाद में ये लिखा है कि नहीं लिखा है, आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसिस नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड इधर डायरेक्टली, और डेटा की बात कर रहे हैं भाई, नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब बेसिकली कौन सी बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं। तो डेटा दो तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं, या तो डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं या तो इनडायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी डेटा, आफ्टर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी डेटा, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, CAI क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इट्स क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर टू बी डन। एकदम बेसिक चीज है। और ये क्या करती है, इट हेल्प्स टू मेक अजम्पशन, ये अजम्पशन ऊपर आया था, इसकी वजह से हम अजम्पशन मारते हैं टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन फ्यूचर फोरकास्टिंग। समझ रहे हो ना। अब हमें क्या करना पड़ता है, वन बाय वन चीजों को जाना पड़ता है। कलेक्शन एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसिस, हमें पहले वाला पॉइंट क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा वाला पॉइंट क्या था, क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस, तीसरा वाला पॉइंट क्या है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे मोटे मोटे तौर पे ऊपर आपको याद रखना है डेटा, बात खत्म। और ये काम आपको करना है आफ्टर प्लानिंग प्रीमाइसिस, नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और आफ्टर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। और ये सब आपको एजम्पशन फ्यूचर के लिए करने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स टू मेक एजम्पशन टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड फेवरेबल रिजल्ट, ठीक है ना। चलो अब अल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं। पहले वाले पॉइंट पे क्या था याद करो, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव था, है ना। दूसरे वाले पॉइंट पे क्या था, क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस, और अभी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ना, इंफॉर्मेशन, ठीक है। चौथे वाले पॉइंट पे प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। अब क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान है, देखो आपने वापस डेटा आया आपका CAI, क्या इसमें कोई अल्टरनेटिव प्लान निकल के आ रहा है, आफ्टर कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग, लाइन में आ रहा है सब इंफॉर्मेशन, अल्टरनेटिव प्लान इज टू बी मेड। जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, आपने जो डेटा कलेक्ट करा, ठीक है ना, उसके बाद में क्या आपको कोई अल्टरनेटिव प्लान मिला क्या आपको, है ना। तो आफ्टर CAI प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान, इसीलिए मैंने पता है आपको, जब मैं मोटे मोटे तौर के ऊपर जो स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको मैं भाषण दे रहा था ना, वहां पे ये ऑलमोस्ट मैंने बाईपास किया था, क्योंकि वो ऊपर को कैरी ऑन कर रहा था, ठीक है ना। वहां पे मैं ऐसे समझाता ना था कि इसको ऐसे करना है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो आफ्टर कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशंस, अल्टरनेटिव प्लान इज टू बी मेड। अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो एक हम प्लान भी रेडी करेंगे। A list of alternatives is prepared, कैसे, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स इधर बाय प्रोड्यूसिंग और बाय परचेसिंग, मतलब वो मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था ना, आप यहां पे सेट कर सकते हो। आपको गुड्स को सेल करना है, या तो प्रोड्यूस करके सेल करो या तो रिटेलिंग में सेल करो, परचेस करके, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान हमारा हो गया पढ़ने के लिए, लिखने लायक। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये आधा आधा है तो आधा आधा ही, मतलब आधा इधर आधा उधर, ठीक है ना। Evaluation of alternatives, various alternatives which are considered feasible, feasible होता है मतलब हमारे लिए feasible है तो ठीक है, ठीक ठाक है तो ठीक है, are taken for detailed evaluation। आपने जो ये सब नहीं, CAI क्लासिफिकेशन, अल्टरनेटिव एनालिसिस और वो इंटरप्रिटेशन के बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव्स आता है ना, तो वेरियस अलग अलग अल्टरनेटिव्स विच आर कंसिडर्ड फिजिबल आर टेकन फॉर डिटेल इवेल्युएशन। ये जो अल्टरनेटिव्स आपने चौथे नंबर के पॉइंट के ऊपर है ना,
ढूंढे ना, उसको हम इवेल्युएट करना पसंद करेंगे। क्या करना पसंद करेंगे? इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव इज कंसिडर्ड। ये जो हमारे अल्टरनेटिव्स है वो हमारे धंधे को कैसे असर करेंगे, है ना, और जितने अल्टरनेटिव है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा हमारे धंधे पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये है ना बहुत मतलब हद से ज्यादा इट इज एन, वैसे प्लानिंग पूरा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, लेकिन यहां पे तो हैवी वेट बोल दिया आपको कि इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ना यहां पे मैथमेटिकल एंड ये हमने लिमिटेशंस में देखा था, है ना, कि हमें यहाँ पे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं तब जाके हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। तो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। हमारे पास जो बेसिकली अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसके लिए हम मैथमेटिकल टूल्स भी अप्लाई करते हैं और स्टैटिस्टिकल टूल्स भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। बिजनेस यूनिट ये थोड़ा लिखने के लिए थोड़ा टफ वाला है, बट फिर भी मैं करवा लूंगा, टेंशन मत लो। बिजनेस यूनिट प्रिपेयर एन आइडियल प्लान एज अ मॉडल विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च एक रिसर्च करते हैं, ओआर करते हैं, उसके हिसाब से एक बिजनेस यूनिट अपने लिए अच्छा सा प्लान डिसाइड करता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से पहले 4 पॉइंट तो हमारे तगड़े हो गए थे, 5वें वाले पॉइंट में थोड़े लाइंस ज्यादा है, फिर भी हम कर लेते, ठीक है ना। हमने जो ऊपर अल्टरनेटिव्स किए थे, ठीक है, वेरियस अल्टरनेटिव्स, है ना, हमारे पास जो वेरियस अल्टरनेटिव्स थे जो हमने ऊपर किए थे विच आर फिजिबल, ठीक है ना, जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स है जो हमें फिजिबल लगे, आर टेकन फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन, उसको हम डिटेल्ड इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमारा जो बिजनेस है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस, है ना, एंड कंट्रीब्यूटिव, एक तो पहले तो हमारे बिजनेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, है ना, एट द सेम टाइम एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव। पहले तो हमारे बिजनेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हमने जितने भी अल्टरनेटिव्स ढूंढे हैं क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे धंधे में, उन सबका एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव इज कंसिडर्ड, एनालाइज्ड, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वेरियस अल्टरनेटिव्स विच आर कंसिडर्ड फिजिबल, वेरियस अल्टरनेटिव्स विच आर कंसिडर्ड फिजिबल, जो हमें व्यवस्थित लगे, ठीक है ना, हमारे धंधे के लिए योग्य लगे, आर टेकन फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन, उनको हम डिटेल तरीके से, देखो हमें तो 100 अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं, ठीक है ना, उसमें से 100 में से अगर 5 हमें हमारे धंधे के लिए फिजिबल लग रहे हैं तो उन 5 को हम डिटेल्ड इवेल्युएशन के लिए लेंगे, ठीक है ना। वेरियस अल्टरनेटिव्स विच आर कंसिडर्ड, जो हमें लगता है विच आर कंसिडर्ड फिजिबल यानी योग्य, उसको हम क्या लेंगे, शुड बी टेकन फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन। अब ये जो डिटेल्ड इवेल्युएशन के लिए ले रहे हैं, है ना, तो वो जो इवेल्युएशन के लिए हम अल्टरनेटिव्स ले लिए क्या वो ठीक है, योग्य है, तो उसके लिए हमारे धंधे को फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर बिजनेस यूनिट, आवर वर्ड मैंने डाला, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट, और उसके साथ जो हम अल्टरनेटिव्स ले रहे हैं क्या वो हमारे धंधे में कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव इज कंसिडर्ड, साथ में जाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर बिजनेस यूनिट एट द सेम टाइम, जो अल्टरनेटिव आपने चूज किया है क्या वो आपके धंधे को इफेक्ट करने वाला है, कुछ फायदा पहुंचाने वाला है, ये सब बातों का आप चर्चा करोगे। दोनों लाइन मैंने समझाई, मैं उसके नेक्स्ट वाले लाइन पे जाऊंगा। और इसीलिए ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जहां पे हद से ज्यादा माइंड अप्लाई होता है, ठीक है ना। और इसीलिए इसको करने के लिए हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल का भी यूज करेंगे। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, है ना। और बिजनेस यूनिट प्रिपेयर एन आइडियल प्लान एज अ मॉडल विद द हेल्प ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च की मदद से एक आइडियल प्लान बिजनेस यूनिट प्रिपेयर करेगा, ठीक है ना। देखो अब ये जो यहां पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे वहां से हमें एक ही लाइन लिखना है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो आपने जो ऊपर वेरियस वर्ड था याद है ना आपको, द वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड, है ना, अलग अलग अल्टरनेटिव्स हमारे बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर बिजनेस यूनिट। और जो अल्टरनेटिव्स थे वो अल्टरनेटिव्स क्या हमारे धंधे को असर करते हैं, है ना, उसके हिसाब से हमने क्या किया था, वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड, एनालाइज्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड, यानी स्क्रूटिनी हम निकालते उसके अंदर इसकी मतलब प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं, ठीक है ना।
फॉर द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। यहां पे हमने क्या किया, बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए हमने सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, आधा काम तो हम ऊपर ही करके बैठे, ठीक है ना। यहां से सिर्फ सिलेक्शन करना बाकी था, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। जो आपने ऊपर वेरियस अल्टरनेटिव, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में हमने बात करी, उसको हम इवेल्युएट करेंगे। क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे और स्क्रूटिनाइज करेंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। आखिरकार हमें एक बेस्ट अल्टरनेटिव मिलेगा, ठीक है। नाउ फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडी प्लान, ये एक्चुअली हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जस्ट हमें रीड आउट करना है। सब्सिडी प्लान, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और अल्टरनेटिव्स हैव टू बी कंसीडर्ड एज पर बेसिक प्लान और इन सपोर्ट ऑफ बेसिक प्लान। जैसे कि हमने सिल्वर लाइन आटा चक्की बना रहे हैं, उसके लिए मोटर हम खुद बनाएंगे या बाहर से लाएंगे, दैट इज यहां पे उनका भी कुछ एग्जांपल है, ठीक है ना। दिस प्लान्स आर नोन एज सब्सिडरी और डेरिवेटिव प्लान, मतलब डिराइव होके आया। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज टेकिंग अ डिसीजन मेक और बाय टायर्स, या तो टायर बनाओ या तो बाहर से बाय करो, देन इट इज नोन एज सब्सिडरी और डेरिवेटिव प्लान। As the subsidiary plan is prepared, it is necessary to evaluate the same, so it will not obstruct the basic plan in future। और उसको evaluate करके चलो, क्योंकि ये चीज हम नहीं बनाते। देखो अभी सिल्वर लाइन आटा चक्की हम बना रहे हैं, उसके अंदर मोटर हमारी है ना, तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एज अ सब्सिडियरी प्लान इज प्रिपेयर्ड इट इज नेसेसरी टू इवेल्युएट द सेम। उसको भी इवेल्युएट करना जरूरी है। पहले तो फॉर्मुलेशन कर रहे थे, अब उसको क्यों इवेल्युएट कर रहे हैं यार, हम जहां से परचेस कर रहे हैं घंटी की वो जो मोटर है, वो अगर हमारा पूरा स्ट्रक्चर उसके ऊपर निर्भर है, अब वो मोटर के अंदर ही प्रॉब्लम है तो हम तो पूरा हमारा बिजनेस ही फेल हो जाएगा। तो जो सब्सिडरी प्लान है उसको बनाते वक्त आपको उसको भी इवेल्युएट करना उतना ही जरूरी है, इसीलिए तो लिखा है एज द सब्सिडरी प्लान इज प्रिपेयर्ड। जब आप सब्सिडरी प्लान बनाते हो उसको इट इज नेसेसरी टू इवेल्युएट द सेम, सो इट विल नॉट ऑब्जेक्ट द बेसिक प्लान इन फ्यूचर। हमारा अगर वो सब्सिडरी प्लान ही गलत हो गया ना, तो हमारा बेसिक प्लान तो पूरा फेल ही हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी बात हमारा बेसिक प्लान सब्सिडरी प्लान के ऊपर निर्भर होता है और बड़े बड़े तौर के ऊपर निर्भर हो जाता है, ठीक है ना। हम फिर से पढ़ेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, देखो याद करने का, जैसे आजकल क्या है यूट्यूब के ऊपर मतलब हीरो बनने की दौड़ है, समझ रहे हो, तो ऐसे मस्त बड़े बड़े तौर के ऊपर ये लोग ऐसे लगा देते अपना फोटो, ऐसे आग लगाते, इधर से आग लगाते, और इसलिए बच्चे अंदर जाते हैं, मिलियंस व्यूज आते हैं, ठीक है ना। मेरे पूरे वीडियोस देखोगे ना तो ऐसे हजारी मोटिवेशनल, और मोटिवेशन की आपको जरूरत क्या है, विदाउट मोटिवेशन आप मेरा वीडियो देख रहे हो और बीच में से कौन सी मिनट पे आप यहाँ पे आ रहे हो। देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज को 6 या 7 बार रिपीट करो माइंड मैप में, और 2 या 3 बार लिख लो। अगर आपने इतना कर दिया ना तो आपको याद रह जाएगा, और 6 या 7 बार या मैक्सिमम 8 बार रीड किया ना तो वो चीज़ आपको पता चली जाएगी। रिपीटेटिव रीडिंग्स है ना, और उससे आपका स्किल्स भी डेवलप होगा। और व्हाट डू वी मीन बाय रीडिंग, अगर आप रीड कर रहे हो ना तो आप रीड ही कर रहे हो, आजू बाजू से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल साइड पे, सब कुछ साइड पे, बाजू में कोई डांस भी कर रहा है ना, यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड। और अगर आपको उसके अंदर जाना है ना, डांस के अंदर फोकस कर रहा है, तो प्लीज पढ़ाई को थोड़ा साइड पे रखो। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है ना, किसी और को खुश करने के लिए हम नहीं पढ़ते, हम खुद के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। 7 से 8 बार रीडिंग करो, हालांकि अभी एग्जाम का टाइम है तो आप बेसिकली 2 या 3 बार लिख नहीं पाओगे हर एक चीज को, तो आप क्या करो, बेसिकली मैक्सिमम टाइम रीडिंग पे निकालो। किसी भी चीज को 7 से 8 बार समझ के रीड कर लिया ना, वाई आई एम नीडेड फॉर यू, क्योंकि आपको मैंने पहले एक बार समझा दिया, अब मेरे समझाने के बाद 2 या 3 बार रीड करोगे ना आप इसको, तो आपका ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान रिवाइज करते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और ऑल्टरनेटिव्स हैव टू बी कंसीडर्ड एज पर बेसिक प्लान और इन सपोर्ट ऑफ अ बेसिक प्लान, ठीक है ना। These plans are known as subsidiary plans और derivative plan। एग्जाम्पल दे दिया, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। As the subsidiary plan is prepared, it is necessary to evaluate the same, so it will not obstruct the basic plan। यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है कि आपके बेसिक प्लान के सपोर्ट में आप जो भी प्लान बनाते हो ना, उसको हम सब्सिडरी और डेरिवेटिव प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। और ये प्लान बनाते वक्त आपको उसको इवेल्युएट करना जरूरी है, क्योंकि ये फेल हो गया ना तो आपका बेसिक प्लान भी फेल हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। देखो अब इवेल्युएशन की बात हो रही है तो आप अपने प्लान को भी इवेल्युएट कर दो, ठीक है ना। वाओ, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ प्लान आफ्टर फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, है ना। आफ्टर फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान आपको अपने पूरे प्लान को इवेल्युएट करना है। क्या करना है? दिमाग का काम है ये। एंटायर प्लान इज इवेल्युएटेड
वेन एवर, यहां पे स्पेस जरूरी नहीं है, इट इज नेसेसरी बिजनेस यूनिट टेक्स द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, दिमाग वाले लोगों का, एंड कंसल्टेंट टू इवैल्यूएट द प्लान। कभी कभी बिजनेस यूनिट ने जब प्लान बनाया होता है तो एक्सपर्ट की सलाह भी वो लोग ले लेते हैं। इट हेल्प्स टू गेट करेक्ट ओपिनियन एज वेल एज टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन। उनको करेक्ट ओपिनियन भी मिल जाता है और अप्रोप्रिएट डिसीजन भी मिल जाता है। व्हेन वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप द प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लीप इज टू बी अडॉप्टेड। देखो और कूदो, है ना, लीप जंप इज टू बी अडॉप्टेड एट एवरी स्टेज, इवैल्यूएशन इज नेसेसरी। और अगर आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो ये लाइन अगर लिख दो ना तो अच्छा रहेगा, समझ रहे हो, लुक एंड लीप इज टू बी अडॉप्टेड और एवरी स्टेज इवैल्यूएशन इज नेसेसरी, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं हल्का सा फास्ट गया तो मैं इस वाले पोर्शन को वापस देख लेता हूँ। आपने जब भी सब्सिडियरी प्लान बना दिया, सब्सिडियरी प्लान बना के एग्जाम्पल लिखने के बाद आपने उसको इवैल्यूएट भी क्यों करना जरूरी हो आपने बता दिया, क्योंकि अगर सब्सिडियरी प्लान बनाने के बाद उसको इवैल्यूएट नहीं किया और अगर सब्सिडियरी प्लान ही फेल हो गया ना तो आपका बेसिक प्लान फेल हो जाएगा। तो ये सब अगर आपने कर दिया है, सब्सिडियरी प्लान बना भी दिया, उसको इवैल्यूएट भी कर दिया, तो अपने पूरे प्लान है उसको भी एक इवैल्यूएट कर दो। क्या कर दो? आफ्टर फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान, ठीक है ना, एंटायर प्लान को क्या कर दो? इवैल्यूएट कर दो। और जब भी आपको जरूरी लगे, अब बिजनेस यूनिट टेक्स हेल्प ऑफ किसका? एक्सपर्ट का सलाह ले लेते हैं, ठीक है ना। अब बिजनेस यूनिट टेक्स द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट टू इवैल्यूएट द प्लान। किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लो। नाउ इट हेल्प्स, इसकी अगर आपने किसी की सलाह ली, एक्सपर्ट या कंसल्टेंट को नेम लिया, चूज कर लिया, तो वो आपको हेल्प करेगा टू गेट करेक्ट ओपिनियन, आपको एकदम करेक्ट से करेक्ट ओपिनियन देगा, एज वेल एज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, एकदम अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में मदद करेगा, ठीक है। नाउ व्हेन वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, हम जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लीप, जैसे कि सिग्मा सर चलते हैं, पहले देखते हैं हवा का रुख देखते हैं, और जब भी लगेगा ना तो सिग्मा सर कहां से क्या जंप मारते हैं ना, वो लोगों को सरप्राइज लगता है, ठीक है ना। तो लुक एंड लिप का आपको देखना चाहिए, समझ रहे हो ना। एंड रेगुलर टू गिव सरप्राइज टू ऑल द पीपल यूज्ड टू बी अ मोटो ऑफ योर बिजनेस, ठीक है ना। कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स लोगों को सरप्राइज दो, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है ना। एंड आपके बिजनेस यूनिट की जो मेन स्ट्रेटेजी है ना, 99% स्ट्रेटेजी पूरे गांव को पता है, ठीक है, इट्स ओके। जो मेन स्ट्रेटेजी है ना 1%, वो किसी को नहीं पता होनी चाहिए। दैट इज व्हाट सिग्मा रॉक्स। एट एवरी स्टेज इवैल्यूएशन इज नेसेसरी।